हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है सीए यश गोयल एंड आप मेरे साथ देख रहे हैं सीए प्रेप क्लासेस में सीए फाइनल इनडायरेक्ट टैक्सेशन की क्लासेस। तो हमने सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हमने सबसे पहले बेसिक्स ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन देखा था। उसके बाद हमने चैप्टर स्टार्ट किया था एनआर टैक्सेशन का। तो हम एनआर टैक्सेशन के ही प्रोविजंस में हैं एंड आज हम देखने वाले हैं कुछ सेक्शन 48 की ट्रांजेक्शन, जिसमें हम देखने वाले हैं कैसे हम किसी नॉन रेजिडेंट का टैक्स कैलकुलेट करते हैं इंडिया के अंदर जब वो डीम टू बी अक्रू एंड अराइज इंडिया हो जाता है। तो सर ये बात क्या करता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट प्रोवाइडो सेक्शन 48 का, जिसको हम रीड करते हैं रूल 115 ए के साथ में। तो ये क्या कहता है सर, ये कहता है इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट हु इन्वेस्ट फॉरेन एक्सचेंज टू एक्वायर कैपिटल एसेट्स, कि एक नॉन रेजिडेंट है, उसने अगर अपना फॉरेन एक्सचेंज मनी इन्वेस्ट किया है टू एक्वायर कैपिटल एसेट्स, इंडिया के अंदर कोई भी कैपिटल एसेट्स को एक्वायर करने के लिए, तो उसमें उस केस में क्या होगा, एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन बेनिफिट इज अलाउड व्हाइल कंप्यूटिंग द कैपिटल गेन्स। तो सर क्या बोल रहा है कि अगर किसी नॉन रेजिडेंट ने इंडिया के अंदर अपना फॉरेन एक्सचेंज को इन्वेस्ट किया है कैपिटल गेन को एक्वायर करने के लिए, तो उस केस में एक्सचेंज रेट का फ्लक्चुएशन का बेनिफिट अलाउ हो जाएगा व्हाइल कंप्यूटिंग कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स कैलकुलेट करने में एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन का हमें बेनिफिट अलाउड मिल जाएगा फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स और डिबेंचर ऑफ इंडियन कंपनी एज पर फर्स्ट प्रोवाइजो टू सेक्शन 48। सेक्शन 48 के फर्स्ट प्रोवाइजो के अकॉर्डिंग हमें शेयर्स एंड डिबेंचर जब हम ट्रांसफर करते हैं तो हमें फॉरेन एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन का बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, द सेम इज टू बी कंप्यूटेड इन द फॉलोइंग मैनर। इस चीज को हम किस मैनर में कंप्यूट करने वाले हैं, तो सब देखते हैं। द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, द एक्सपेंडिचर इंकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद द ट्रांसफर एंड द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आर टू बी कन्वर्टेड इनटू द सेम फॉरेन करेंसी विद विच सच शेयर्स और डिबेंचर वर एक्वायर्ड। कि हम क्या करने वाले हैं सर, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को, एक्सपेंडिचर को, इन सबको हम कन्वर्ट करने वाले हैं इसमें फ्लक्चुएशन फॉरेन एक्सचेंज रेट के अंदर। हम हर एक ट्रांजेक्शन को, हर एक अमाउंट को हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं कि हम फॉरेक्स के अमाउंट में एक्सचेंज रेट से हम कन्वर्ट करने वाले हैं। ठीक है, द रिजल्टिंग कैपिटल गेन शैल बी रिकन्वर्टेड इनटू इंडियन करेंसी एंड लास्ट में क्या होगा, जो हमारा रिजल्टिंग कैपिटल गेन्स निकलेगा उसको हम इंडियन करेंसी के अंदर रिकन्वर्ट कर देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, जो हमारा इंडियन करेंसी का अमाउंट है, इंडियन वैल्यू का अमाउंट है, उसको हम फॉरेन करेंसी के अंदर कन्वर्ट करेंगे एंड जो हमारा कैपिटल गेन आएगा उसको अगेन रिकन्वर्ट कर देंगे हम इंडियन करेंसी के अंदर। ठीक है सर, इसको हम आगे जाके एग्जांपल से समझने वाले हैं। द एफोर्सेड मैनर ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन शैल बी अप्लाइड फॉर एवरी परचेज एंड सेल्स ऑफ शेयर्स और डिबेंचर इन एन इंडियन कंपनी। जो भी एफोर्सेड जो हम मैनर देखने वाले हैं कैपिटल गेन कंप्यूट करने का, ये हम अप्लाई करेंगे हर परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स ऑफ डिबेंचर इंडियन कंपनी के। इंडियन कंपनी के जितने भी शेयर्स एंड डिबेंचर है उनकी सेल एंड परचेज में ये मेथड अप्लीकेबल होने वाला है। ठीक है सर, क्या बोल रहा है, बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन इज नो लॉन्गर अवेलेबल इफ द एसेट्स आर ट्रांसफर्ड ऑन और बिफोर 23/7/2024। अगर आपका जो कैपिटल एसेट है वो ट्रांसफर हुआ है 23/7/2024 से पहले, ठीक है, तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट अवेलेबल नहीं होगा। मतलब कोई भी अगर आपका एसेट है जो कि ट्रांसफर हुआ है 23/7/24 से पहले, तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट अलाउड नहीं होगा आफ्टर 23/7/2024 के बाद में। लेकिन अगर वो 23/7/2024 से पहले ट्रांसफर हुआ है तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट इस केस में अलाउ हो जाएगा। ठीक है सर, हाउएवर इन दिस केस इवन इफ शेयर्स और डिबेंचर वर ट्रांसफर्ड बिफोर 23/7/2024 बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन वुड नॉट बी अवेलेबल। लेकिन ऊपर ये बात करी थी किसी भी एसेट को लेके, लेकिन अगर किसी भी एसेट में शेयर्स एंड डिबेंचर है तो यहाँ पर 23/7/2024 की डेट का कोई मायने नहीं रखता। उस केस में इंडेक्सेशन का बेनिफिट किसी भी हाल में अवेलेबल नहीं होगा। मतलब अगर शेयर्स एंड डिबेंचर हैं तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट कभी भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर शेयर्स एंड डिबेंचर को छोड़ के कोई और तरह के एसेट्स हैं तो उस केस में देखेंगे, अगर वो एसेट्स ट्रांसफर हुआ है 23/7/2024 के बाद में, तो उस केस में हम इंडेक्सेशन का बेनिफिट अवेलेबल नहीं करवाएंगे। लेकिन अगर 23/7/2024 से पहले ट्रांसफर हुआ है तो उस केस में इंडेक्सेशन का बेनिफिट हम अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है सर, रूल 115A ऑफ इनकम टैक्स रूल्स 1962, जो रूल 115A है इनकम टैक्स एक्ट 1962 का, वो क्या कहता है, प्रोवाइड दैट द एवरेज ऑफ द टेलीफोनिक ट्रांसफर बाइंग रेट एंड द टेलीफोनिक ट्रांसफर सेलिंग रेट ऑफ द फॉरेन करेंसी इनिशियली यूटिलाइज्ड इन द परचेज ऑफ कैपिटल एसेट्स एज ऑन द डेट स्पेसिफाइड इन कॉलम 3 इन द टेबल बिलो shall be considered to convert rupees into foreign currency for the purpose of computation of capital gains। तो सर ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि रूल 115A है इनकम टैक्स रूल्स का 1962 का, वो हमें प्रोवाइड करता है क्या, एवरेज ऑफ टेलीफोनिक ट्रांसफर बाइंग रेट, मतलब
TTBR हमें प्रोवाइड करता है एंड टेलीफोनिक ट्रांसफर सेलिंग रेट TTSR हमें प्रोवाइड करता है ऑफ द फॉरेन करेंसी की, मतलब हमें फॉरेन करेंसी की दो रेट प्रोवाइड करता है, एक तो TTBR एक TTSR। इनिशियली यूटिलाइज इन द परचेज ऑफ कैपिटल एसेट्स, जो कि हम यूटिलाइज करेंगे कैपिटल एसेट्स को परचेज करने के लिए, मतलब जब हम कैपिटल एसेट्स इनिशियली परचेज करते हैं देन हम जिस रेट पे हमने 4x का अमाउंट इंडिया में इन्वेस्ट किया है तो उसके उसी रेट पे हम उसको कन्वर्ट करेंगे, तो वो रेट ही TTBR एंड TTSR कंसिडर होती है। ठीक है, टेबल बिलो सेल बी कन्वर्टेड टू कन्वर्ट रुपीज इन दो फॉरेन करेंसी, वही बात कर रहा है कि फॉरेन करेंसी को हम इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो जो रेट यूज होती है वो ही TTBR एंड TTSR है। और एक्चुअल में TTBR एंड TTSR क्या है ये आगे आएगा, जो बताया जाएगा कि एक्चुअल में TTBR एंड TTSR है क्या। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि किस डेट में कौन सी रेट हम अप्लीकेबल करेंगे। ठीक है, किस चीज में कौन सी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। जब आप कैपिटल एसेट्स की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का जो अमाउंट लेंगे उस केस में क्या लेंगे, डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। जब आपने कैपिटल एसेट्स को एक्वायर किया था उस दिन का जो TTBR और TTSR उस दिन का जो रेट था उस रेट को हम कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं यहीं पे, पेन थोड़ा नहीं चल रहा। मान लीजिए आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था 1/4/2020, उस दिन का TTBR था 100 रुपए, TTBR और TTSR हम एक ही रेट मान के चल रहे हैं फिलहाल। और एक मिनट यहाँ पर थोड़ा सा मान लीजिए हमने असेट्स एक्वायर किया है 1/4/2020 को, उस दिन का TTBR और TTSR चल रहा था 80 रुपीज। ठीक है, एंड हमने सेल कर दिया 1/4/2021 को, उस दिन TTBR और TTSR चल रहा था मान लीजिए आपका 90 रुपीज। ठीक है सर, तो क्या कह रहा है कि जब हम निकालेंगे फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन उसके अंदर हम माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। उस मान लीजिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपकी थी, आपने असेट्स एक्वायर किया था एट द रेट 1 लाख में, 1 लाख में असेट एक्वायर किया है, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या निकालेंगे आप 1 लाख इंटू में 80 रुपीज, तो 80 लाख। यहाँ पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट अवेलेबल नहीं होगा, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली इन कनेक्शन विद ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स। जो भी आप एक्सपेंडिचर इनकर कर रहे हैं उसके लिए डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स आप रेट लेंगे। तो यहाँ पर आप एक्सपेंडिचर अगर आप माइनस कर रहे हैं तो मान लीजिए एक्स एक्सपेंडिचर है तो रेट कौन सा लेंगे 90, जो कि आपका सेलिंग रेट का एक्सपेंडिचर। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लीजिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन भी अगर एक्स कंसिडर करते हैं तो उस केस में रेट कौन से लेंगे 90। देख लीजिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव जो है उसमें डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट्स, जिस दिन हमने कैपिटल एसेट्स को ट्रांसफर किया है मतलब सेल आउट किया है उस दिन का ही हम रेट एक्वायर करेंगे। ठीक है सर, तो हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं, ये एक्स की जगह हम यहाँ पर 2 लाख ले लेते हैं। ठीक है, तो कितना आ गया 9 दूनी 18 0। ठीक है, सही निकाला। एक 180 000 ठीक है, और ये वाला था कितना था 1 लाख इंटू 80 लाख ये आ गया। ठीक है, एंड एक्सपेंडिचर मान लीजिए आप अपना ले लेते हैं 5000 का हमने एक्सपेंडिचर ले लिया, तो 90 के रेट से आ गया 4,50,000। तो आपका कितना हो गया -80 लाख माइनस 4,50,000 तो 95,50,000। तो ये आपका आ गया। ठीक है, ये आपका क्या आ गया प्रॉफिट आ गया, कैपिटल गेन आ गया, तो आपका कैपिटल गेन आ गया। इंडेक्सेशन का बेनिफिट अवेलेबल नहीं है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, अब इसको दोबारा से रिकन्वर्ट करेंगे हम, तो उसमें कौन सा रेट लेंगे, क्या बोल रहा है, फॉर रिकन्वर्टिंग कैपिटल एसेट्स कंप्यूटिंग द फॉरेन करेंसी इनिशियली यूटिलाइज्ड इन द परचेज ऑफ कैपिटल एसेट्स इनटू रुपीस दैट TTBR रेट ऑफ सच करेंसी एट द डेट ऑफ ट्रांसफर।
ट्रांसफर डेट का TTBR ले लेंगे, तो कितना 90। तो ये आ गया 1,06,111, ये आ गया हमारा। ठीक है, समझ गए आप इस कॉन्सेप्ट को? ठीक है सर। अब क्या है, अब हम मीनिंग समझते हैं कुछ सर्टेन टर्म्स की जो कि यूज हुई हैं। तो ये वही है, TTBR क्या होता है, टेलीफोनिक ट्रांसफर बाइंग रेट। ये क्या होता है, तो ये होता है रेट ऑफ एक्सचेंज, रेट और रेट ऑफ एक्सचेंज अडोप्टेड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर बाइंग फॉरेन करेंसी हैविंग regard to the guidelines specified for time to time by the RBI for buying foreign currency where such currency made available to that bank through a telephonic transfer। तो क्या बोल रहा है सर कि जो रेट या फिर रेट ऑफ एक्सचेंज जो कि अडोप्ट किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने फॉर बाइंग फॉरेन करेंसी, जो SBI ने कोई एक रेट है जो अडोप्ट किया है फॉरेन करेंसी को बाय करने के लिए, हैविंग रिगार्ड टू द गाइडलाइंस स्पेसिफाइड फ्रॉम, कुछ गाइडलाइंस स्पेसिफाई की थी किसने, टाइम टू टाइम पे बाय द आरबीआई द्वारा कुछ गाइडलाइंस टाइम टू टाइम इशू करी जाती हैं। उस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग फॉरेन करेंसी की एसबीआई ने कुछ फॉरेन एक्सचेंज रेट्स को अडॉप्ट किया है। ठीक है, इसके लिए फॉरेन करेंसी को बाय करने के लिए, तो वही टेलीफोनिक ट्रांसफर बाइंग रेट हो जाता है। ठीक है सर। तो फिर सर टेलीफोनिक ट्रांसफर सेलिंग रेट क्या है, वो सेम है कि आरबीआई की कुछ गाइडेंस के अकॉर्डिंग स्टेट बैंक ने फॉरेन एक्सचेंज को सेल करने के लिए कुछ रेट अडॉप्ट करी है, तो वो टेलीफोनिक ट्रांसफर सेलिंग रेट होती है। ठीक है सर। However, the benefit of indexation and currency fluctuation will not be available in respect of capital gains arising from the transfer of the flowing long-term capital assets referred to the section 112A। तो वही बोल रहे हैं सर, बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन आपको अलाउ नहीं करा जाएगा, ट्रांसफर करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स को। इस केस में अगर इक्विटी शेयर्स इन अ कंपनी ऑन विच एस्टेट इज पेड बोथ एट अ टाइम ऑफ एक्विजिशन एंड ट्रांसफर की, ये बात कर रहा है सेक्शन 112 के अकॉर्डिंग कि जो कि सेल ऑफ शेयर्स की बात करता है कि अगर हमने इक्विटी शेयर्स को परचेज एंड सेल करते समय एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स का अगर पे कर दिया था, दोनों समय, शेयर्स को खरीदते समय भी एंड शेयर्स को सेल करते समय भी, तो उस केस में हमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है। दूसरा, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट ऑन विच एसटीटी इज पेड एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर, कि इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स एंड यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, उसमें भी अगर हमने एसटीटी को पे किया है ट्रांसफर के टाइम पे, तो ठीक है, उस केस में क्या होगा, बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन हमें अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, कुछ अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट द एफर्टेड मैनर ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स शैल बी एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गेन्स अक्रूइंग और अराइजिंग फ्रॉम एवरी रीइन्वेस्टमेंट देयर आफ्टर इन एंड सेल ऑफ शेयर्स और डिबेंचर ऑफ द इंडियन कंपनी। यह क्या बोल रहा है कि जो हमने अभी ऊपर मैनर देखा है कैपिटल गेन को कैलकुलेट करने का, वो अप्लीकेबल हो जाएगा एवरी री इन्वेस्टमेंट, कोई भी दोबारा से अगर री इन्वेस्टमेंट करें या इनिशियल इन्वेस्टमेंट करें किसी भी सेल ऑफ शेयर एंड डिवेंचर्स का किसी भी इंडियन कंपनी के अंदर। ठीक है, द शेयर्स एंड डिवेंचर वेदर लिस्टेड और नॉन लिस्टेड ऑफ इंडियन कंपनी ओनली आर कवर्ड अंडर दिस प्रोवाइजो, कि इस प्रोवाइजो के अंदर केवल कवर होंगे क्या, शेयर्स एंड डिवेंचर इंडियन कंपनी के। अगर कोई फॉरेन कंपनी है तो उसके यहाँ पर कवर नहीं होंगे। इंडियन कंपनी शैल इंक्लूड गवर्नमेंट कंपनी, इंडियन कंपनी के अंदर क्या होगा, गवर्नमेंट कंपनी इंक्लूड हो जाएगी। हाउएवर बॉन्ड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड आरबीआई आर नॉट कवर्ड फॉर दिस पर्पस, कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोई भी बॉन्ड्स इशू करे हैं तो वो यहाँ पर सर कवर। ठीक है, if the total income of an assessee includes any income chargeable under the head capital gains arising from the transfer of a capital assets being an equity shares in a company or units of an equity oriented mutual fund or units of a businesses, then tax on short term capital gains shall be payable at the rate specified in section 111A if transaction of sale of such security has been entered on or after 1 October 2004 on which STT is chargeable, and tax on long-term capital gains shall be payable on such securities as per section 112A if STT has been paid both at the time of the acquisition of transfer of equity shares or at the time of transfer of a unit of equity oriented fund or units of business trust। तो सर ये हमारा सेक्शन क्या कह रहा है, तो ये सेक्शन हमारा कह रहा है सर, मतलब सॉरी सेक्शन नहीं, ये पैराग्राफ क्या कह रहा है, इफ द टोटल इनकम ऑफ एसएससी इंक्लूड्स एनी इनकम, कि अगर टोटल इनकम के अंदर किसी भी एसएससी के
इंक्लूड होती है क्या, इनकम चार्जेबल अंडर दी हेड कैपिटल गेन्स, कोई भी इनकम जो कि कैपिटल गेन हेड्स के अंदर चार्ज होती है, अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट्स, जो कि अराइज होती है कैपिटल असेट्स के ट्रांसफर होने पे, बीइंग एन इक्विटी शेयर, जो कि इक्विटी शेयर होना चाहिए, यूनिट्स ऑफ द इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड होनी चाहिए, और यूनिट्स ऑफ ए बिजनेस ट्रस्ट होनी चाहिए। मतलब कि अगर किसी भी असेसी की टोटल इनकम के अंदर कोई कैपिटल गेन की इनकम आ रही है जो कि उसने इक्विटी शेयर्स को बेचने से, डिबेंचर या बॉन्ड को या फिर यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स को बेचने से कमाई है, देन जो उसका टैक्स है उन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो उसका है वो पेबल होगा उस रेट के अकॉर्डिंग जो कि सेक्शन 111A के अंदर मेंशन्ड है। सेक्शन 111A के अंदर कुछ रेट्स मेंशन है जो कि बात करती है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स ऑफ है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के रिगार्डिंग। तो इस केस में अगर किसी असेसी की टोटल इनकम के अंदर कोई भी ऐसी इनकम है जो कि कैपिटल असेट्स के ट्रांसफर करने पे आई है जो कि शेयर्स, डिबेंचर एंड बॉन्ड है, तो उस केस में वही रेट एप्लीकेबल हो जाएगी जो सेक्शन 111A के अंदर दी गई है। ठीक है सर। इफ ट्रांजेक्शन ऑफ सेल ऑफ सच सिक्योरिटी हैज बीन एंटर ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2004, अगर ये ट्रांजेक्शन जो सेल की है वो एंटर्ड हुई है 1 अक्टूबर 2004 के बाद में, ऑन विच एसटीटी चार्जेबल, अगर उस पे एसटीटी चार्ज किया गया है, एंड टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शैल बी पेबल ऑन सच सिक्योरिटीज एज पर सेक्शन 112, और उस केस में उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन सब्ट्रैक्ट हो जाएगा सेक्शन 112A के अकॉर्डिंग। इफ एसटीटी हैज बीन पेड एट द टाइम ऑफ द एक्विजिशन एंड ट्रांसफर इक्विटी शेयर्स और एट द ट्रांसफर ऑफ यूनिट्स ऑफ इक्विटी शेयर्स, कब, अगर उसका एसटीडी पे किया गया है दोनों टाइम पे, बाइंग रेट पे भी और ट्रांसफर के टाइम पे भी। ठीक है सर। मेरे को 1 मिनट दीजिएगा, ये मेरा ये पीडीएफ मैं दूसरे ऐप में ओपन करता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा। ठीक है सर। तो ये पैराग्राफ हमने देख लिया है, ये वाला। ठीक है, अब बात करते हैं ये क्या बोलता है ये पैराग्राफ, टैक्स रेट्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अराइजिंग टू नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट के केस में टैक्स रेट क्या होंगी। ठीक है, क्या होंगी, व्हेन ट्रांसफर टेक प्लेस बिफोर 23/7/2024, अगर ट्रांसफर 23/7/2024 से पहले किया गया है तो अनलिस्टेड सिक्योरिटी और शेयर ऑफ अ क्लोजली हेल्ड कंपनी, कोई भी क्लोजली हेल्ड कंपनी है मतलब जिसके शेयर्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है जनरल पब्लिक की ट्रेडिंग के लिए, उस केस में अगर उसके अनलिस्टेड सिक्योरिटी और शेयर्स मतलब वही जो कि मार्केट में लिस्टेड नहीं है, तो क्या होगा, 10% विदाउट द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन एंड फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन। क्या आपको 10% का रेट लगेगा जो कि जिसके अंदर आपको बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा और फॉरेन करेंसी रेट फ्लक्चुएशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, और क्या है, लिस्टेड सिक्योरिटीज अदर देन लिस्टेड इक्विटी शेयर्स कवर्ड अंडर सेक्शन 112A, बात कर रहा है लिस्टेड सिक्योरिटीज है लेकिन उसके अंदर आपकी सेक्शन 112A की सिक्योरिटीज नहीं होनी चाहिए, तो 10% विदाउट इंडेक्सेशन या फिर दूसरा ऑप्शन है 20% विद इंडेक्सेशन बेनिफिट। आप दो ऑप्शन चूज कर सकते हैं, या तो 10% रेट ले लीजिए जिसमें आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है सर। दूसरा 20% रेट लगेगा जिसके अंदर आपको बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है सर। अगर अदर एसेट्स, कोई भी अलग टाइप के एसेट्स जो कि हैं अदर देन टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112A, सेक्शन 112A के अलावा जो भी अदर एसेट्स रह गए उसके अंदर रेट लगेगा 20% विद द इंडेक्सेशन बेनिफिट, 20% रेट विद इंडेक्सेशन का बेनिफिट। अगर ट्रांसफर हुआ है आपका 23/7/2024 के बाद में, उस केस में क्या होगा, अनलिस्टेड सिक्योरिटी ऑफ शेयर्स अगर हैं क्लोजली होल्ड कंपनी के, उस केस में 12.5% विदाउट फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन। तो ऊपर भी यही था, अनलिस्टेड सिक्योरिटीज ऑफ शेयर्स थे क्लोजली हेल्ड कंपनी के, वहां पर 10% था विदाउट इंडेक्सेशन ऑफ फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन, लेकिन यहाँ पर रेट 12.5% हो चुका है। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा लेकिन फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। और कोई भी अदर एसेट्स अदर देन टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112A, उसके अंदर 12.5% का रेट लग जाएगा जिसमें आपको इंडेक्सेशन का, फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन का हर तरह का बेनिफिट आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। तो सर ये आपके लिए बेनिफिशियल है या नॉन बेनिफिशियल, तो सर ये आपके लिए बेनिफिशियल है। भले ही यहाँ पर रेट आपकी इंक्रीज कर दी गई है लेकिन आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट प्रोवाइड कर दिया गया है। एंड आप सब जानते हैं अगर आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल रहा है तो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑलरेडी कम हो जाती है और उस केस में आपका कैपिटल गेन ऑलरेडी कम आता। ठीक है सर। अब क्या है, ये बोल रहा है सेक्शन 50CA प्रोवाइड्स दैट वेयर द कंसिडरेशन रिसीव्ड और accruing as a result of transfer of capital assets being shares of a company other than a quoted shares is less than the fair market value of such shares determined in such manner as may be prescribed, such fair market value shall be deemed to be full value of consideration। ये क्या कह रहा है सर, अगर आपकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो कि आपने अगर कैपिटल असेट्स को सेल किया है उसके बदले में जो आपने पैसा लिया है वो पैसा अगर आपके शेयर्स की फेयर मार्केट वैल्यू से कम है
तो उस केस में क्या होगा, आपकी फेयर मार्केट वैल्यू को ही आपकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लिया जाएगा। तो सर आपको ये बात समझ नहीं आई होगी, तो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये क्या बोल रहे हैं, मान लीजिए आपकी एक प्रॉपर्टी है जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू आज के टाइम पे चल रही है 50 लाख रुपए, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया, इसको परचेज किया था, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी आपकी मान लीजिए 10 लाख, और आपकी इंडेक्सेशन के लगा के आज उसकी वैल्यू हो जा रही है, जो भी आपकी जिस भी टाइम परचेज करी होगी आपने, आपकी इंडेक्सेशन लगा के 20 लाख आपकी उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जा रही है। अब क्या होगा, आपने क्या किया, एक टैक्स प्लानिंग करी कि अगर आप इसको बेचते हैं 50 लाख में, मतलब मार्केट फेयर मार्केट वैल्यू है, आप इसको 50 लाख से उससे ऊपर ही बेचेंगे, लेकिन आपने एक प्लानिंग करी, आपने कहा एक बायर ढूंढा, उससे कहा भाई हम क्या करते हैं, व्हाइट में पैसा ले लेते हैं 25 लाख का, और 25 लाख जो है वो कैश पेमेंट हो जाएगी। तो उस केस में आपको क्या फायदा होगा, आपको ये फायदा होगा कि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपकी क्या होगी 25 लाख, और आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस हो जाएगा 20 लाख, और आपको 5 लाख का आपका आएगा कैपिटल गेन, ठीक है। लेकिन अगर एक्चुअल सिनेरियो क्या हो रहा था कि आपका 50 लाख का आ रहा था फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, 50 या उससे ज्यादा ही आता, लेकिन हम मिनिमम 50 मान के चलते हैं, और 20 लाख का आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आता, और आपका 30 लाख का आपका कैपिटल गेन बन जाता। तो यहाँ पर आप कैपिटल गेन बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है बायर को भी कोई दूसरा फायदा हो रहा हो, उसके भी वाइट में इनकम कम दिखा रहा हो, वो भी अपनी वाइट में इनकम से कम शो करना चाह रहा हो, तो उसका भी अपना बेनिफिट हो सकता है। तो आप कैपिटल गेन बचाना चाह रहे हैं, तो इस केस में गवर्नमेंट बोल देगी दिस इज नॉट सॉल्वेबल, ये नहीं चलेगा, आपको मिनिमम 50 लाख तो अपनी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन दिखानी पड़ेगी। आप 50 लाख से ज्यादा दिखा सकते हैं, लेकिन कम नहीं दिखा सकते। तो इस टाइप की अगर आप टैक्स प्लानिंग ना कर सकें, इसलिए गवर्नमेंट ने एक मैक्सिमम कैप ले आए, जो कि है फेयर मार्केट वैल्यू की। तो इफ फेयर मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, तो आपकी फेयर मार्केट वैल्यू ली जाएगी, और अगर फेयर मार्केट वैल्यू आपकी लेस देन है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन की, तो उस केस में आपकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ही लिया जाएगा। आगे बात समझ, ठीक है सर, बढ़ते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर आपको मेरे नोट्स चाहिए होंगे तो आप मेरे को क्या है इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको किसी ना किसी तरीके से अपने नोट्स आपको पहुंचा दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर आपकी फेयर मार्केट वैल्यू ग्रेटर देन है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन की, तो आपकी फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे, और आपकी फेयर मार्केट वैल्यू लेस देन है फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन के, तो आप यहाँ पर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेंगे, ठीक है। आप क्या बोल रहे हैं सर, दिस प्रोविजन वुड हाउएवर नॉट बी एप्लीकेबल टू एनी कंसिडरेशन रिसीव्ड और accruing as a result of transfer by such class of person and subject to such condition as may be prescribed। तो ये आपको इतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, नॉर्मल सी बात लिखी हुई है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है, सेक्शन 50D प्रोवाइड्स दैट इन केस वेयर द कंसिडरेशन रिसीव्ड और accruing as a result of transfer of capital assets by an assessee is not ascertainable or cannot be determined। अब क्या बोल रहा है, अगर कोई ऐसा केस आ जाए जहां पर आपकी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जो आप सेल कर रहे हैं, तो उसके बदले में आपको जो कंसिडरेशन मिल रही है, वो अगर आपकी डिटरमाइन आप नहीं कर सकते हैं किसी भी तरीके से, फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग इनकम चार्जेबल टू अ टैक्स एज ए कैपिटल गेन्स, जो कि हमें कैपिटल गेन्स की टैक्स निकालने के लिए बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, देन फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर शैल बी गिवन टू फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो उस केस में क्या करेंगे, फेयर मार्केट वैल्यू जो है उस एसेट्स की, वही हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लें। तो वही बात होगी ऊपर वाली, यहाँ पर हम फेयर मार्केट वैल्यू ही ले लेंगे, क्योंकि फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हम कंप्यूट कर ही नहीं पा रहे हैं, तो हम ना चाहते हुए भी फेयर मार्केट वैल्यू को यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा, ठीक है सर। अब आपका एक इल्यूस्ट्रेशन आ गया, ये क्या बोल रहा है, तो हम इसको लिखते चलेंगे यहाँ पे, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है सर ये, मिस्टर ए आर नॉन रेजिडेंट इंडियन रेमिट्स US डॉलर 40,000 टू इंडिया ऑन 69/2006।
ठीक है। द अमाउंट इज पार्सली यूटिलाइज्ड ऑन 3/10/2006 फॉर परचेजिंग 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ए लिमिटेड एन इंडियन कंपनी एट अ रेट ऑफ 12 पर शेयर। 3/10/2006, 3/10/2006 को क्या कर रहा है वो, 10,000 शेयर्स एट द रेट 12, जो कि हो गया आपका 1,20,000। और these shares were sold for ₹48 per share on 30/3/2025, 30/3/2025 shares sold at the rate, कितने में बेचा सर, 48। ठीक है, क्या बोल रहा है, the shares of 48 per share on 31st March 2025, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स 31st मार्च 2018, 31st मार्च 2018 को एफएमबी कितनी है, 48 को एफएमबी 31st मार्च 2018 की जो दी गई है। ठीक है, 35 पर शेयर 31st मार्च 2018 को इसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी दी गई है सर, ₹35 है क्या, 35 दी गई है। ठीक है, अब कुछ टीटीबीआर दिया है जो कि है 16/9/6 को, 3/10/2026 को और 30/9/2005 को। ये टीटीबीआर एंड टीटीएसआर की आपकी रेट्स प्रोवाइड करी गई है। ठीक है सर, ठीक है सर, तो हम कहाँ थे, हमने हमने सारी डिटेल्स हमने लिख ली थी जो कि हमें क्वेश्चन में प्रोवाइड करी गई है। ठीक है, हमने सारी चीजें लिख ली है। ठीक है सर, अभी क्या बोल रहा है कि कंप्यूट द कैपिटल गेन, हमें क्या करना है, कैपिटल गेन कंप्यूट करना है चार्जेबल टू टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2025-26। असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए हमें क्या करना है, कैपिटल गेन को हमें कैलकुलेट करना है। लेकिन यहाँ पर दो केस प्रोवाइड किए गए हैं। द शेयर्स हैव नॉट बीन सोल्ड थ्रू ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, अगर किसी केस में हमारे जो शेयर्स हैं उसको अगर हम रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू सेल नहीं करते हैं तो। और दूसरा, these shares have been purchased and sold through a recognized stock exchange, हम उसको रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू सेल एंड परचेज करते हैं। तो एक चीज आप यहाँ पर समझिए कॉन्सेप्ट, अगर आपने ऊपर देखा होगा सेक्शन 112 ए का बार बार रेफरेंस आ रहा था, सेक्शन 112 ए, तो क्या होता है, सेक्शन 112 ए वहां पर अप्लीकेबल होता है जिस केस में शेयर्स एंड डिबेंचर्स को अगर हम स्टॉक मार्केट के थ्रू सेल एंड परचेज करते हैं तो यहाँ पर सेक्शन 112 ए की अप्लीकेबिलिटी आ जाती है। और सेक्शन 112 ए क्या बोलता है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक्सीडिंग 1,25,000 टैक्सेबल होगा, हमें एक एग्जेम्पशन मिलती है 1,25,000 की, वाइल कंप्यूटिंग वाइल टैक्सिंग द शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, ये मैं आपके लिए ओपन भी कर चुका हूँ, ये सेक्शन 112 ए है, यही बात कर रहा है। सेक्शन 112 ए क्या बोलता है, द इसमें क्या होता है कि अगर कुछ प्रोविजंस कुछ कंडीशन है सेक्शन 112 ए को अप्लाई करने के लिए, द एसटीटी हैज बीन पेड ऑन एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ अ कॉर्पोरेशन, किसी भी इक्विटी शेयर्स किसी भी कॉर्पोरेशन के अगर उसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो एसटीटी पे होनी चाहिए। द एसटीटी वाज पेड व्हेन द एसेट्स वर सोल्ड इन केस यूनिट्स ऑफ एन इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, अगर इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स की यूनिट है उस केस में भी एसटीटी पे होनी चाहिए। दूसरी, द सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट शुड बी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जो ये इन्वेस्टमेंट है ये लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, क्योंकि सेक्शन 112 ए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की बात करता है, शॉर्ट टर्म की बात नहीं करता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म 111 के अंदर कंसिडर हो जाता है। चैप्टर 6 से डिडक्शन कैन नॉट बी क्लेम फॉर सच इन्वेस्टमेंट, इस इन्वेस्टमेंट के लिए हम चैप्टर 6 से के डिडक्शन को क्लेम नहीं कर सकते हैं। और रिबेट अंडर सेक्शन 87 ए भी डिसअलाउ हो जाती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 ए के अंदर। तो ये अप्लीकेबिलिटी है, ये वही बात कर रहा है। द सेल मस्ट बी ऑफ इक्विटी शेयर्स और यूनिट्स ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड, जो सेक्शन 112 ए है वो ओनली सेल की बात करता है इक्विटी शेयर्स की और यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स की। और दूसरा, द सिक्योरिटीज इन्वॉल्व मस्ट बी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स एंड शुड हैव बीन हेल्ड फॉर 12 मंथ्स और मोर, जो भी आपकी सिक्योरिटीज हैं वो लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स होने चाहिए और 12 महीने से ज्यादा आपने होल्ड की होनी चाहिए। ओनली द कैपिटल गेन्स एक्सीडिंग ₹1,25,000 विल बी टैक्सेबल,
इस केस में केवल जो आपका कैपिटल गेन का अमाउंट है 1,25,000 से ज्यादा वही टैक्सेबल होगा। आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन प्रोवाइड करी गई है 1,25,000 रुपए तक की। वही बात करता है द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द सेल ऑफ परचेज ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड सब्जेक्ट टू एसटीटी। जो भी आपकी ट्रांजेक्शन है उसमें आपकी एसटीटी पे होनी चाहिए। ठीक है सर, तो यही बात करें। तो दूसरा जो केस हो गया वो सेक्शन 112A का होता है, लेकिन जो पहला है वो आपका है अगर आपने विदाउट स्टॉक एक्सचेंज की ट्रांसफर किया है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था, एक मिनट, ठीक है। विदाउट स्टॉक एक्सचेंज का सेल किया है तो क्या होगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपकी क्या आएगी, कितने में बेचा है आपने, 10,000 बेचा है 48 का। एक सेकेंड, ठीक है, ये क्या हो गया 48 लैक्स आ गया ना, 10,000 इंटू 48 कितना आया, 4,80,000। इसको हमें डिवाइड करेंगे एवरेज ऑफ टीटीबीआर एंड टीटीएसआर, तो हम निकाल लेते हैं यहीं पे। कितनी आ गई इसकी 19, इसकी 20 एंड इसकी 60। इन दोनों का इनका एवरेज हमने निकाल लिया। ठीक है, तो सर किस डेट पे इसको यहाँ पर ना एक काम करते हैं, यहाँ पर मिटाते हैं तो इसको सीधा डिवाइड करते हैं। ठीक है सर, किससे हम किस डेट पे सोल्ड कर रहे हैं, ये हो रहा है शेयर्स पर सोल्ड है 30/3/2025, तो 30/3/2025 का क्या रेट था 60। क्या आ गया सर आपका, ये आ गया $8,000। वहां का था ना, हम पहले कन्वर्ट करेंगे, हमने ऊपर पढ़ के आए हैं ऑलरेडी कि जो भी आपका स्टॉक एक्सचेंज का आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है उसको हम कन्वर्ट करेंगे उस दिन की रेट में जिस दिन आपने उसको सेल किया है, माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपका जो रहेगा, जो कि कितना था ऊपर 1,20,000, उसको कन्वर्ट करेंगे हम उस दिन की रेट में जिस दिन आपने उसको एक्चुअल में एक्वायर किया है। तो किस दिन आपने एक्वायर किया है, आपने एक्वायर किया था 3/10/2000। एक सेकंड, मैंने यहाँ लिखा था, 1 मिनट, ये रहा। आपने 16/9 को रेमिट किया था और 3/10 को 2006 को आपने उसको अक्वायर किया था। 3/10/2006 का रेट क्या है, 3/10/2006 का रेट ये रहा, 20 रुपए का रेट है। तो कितना आ गया, ये आ गया सर आपका $6,000। यहाँ पर आपका कुछ भी एक्सपेंडिचर नहीं है, माइनस एक्सपेंडिचर आपका यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो उस केस में आपका $2,000 ये आ गया आपका कैपिटल गेन। अब इसको हम रिकन्वर्ट करेंगे इनटू इंडियन रुपीस। कितना आया, $2,000 इंटू किस दिन की रेट लेंगे, जिस दिन हमने सेल किया है जो कि है 60, जो कि आपके आ गया ₹1,23,000। मैच कर लेते हैं आईसीआई के आंसर से हमारा आंसर। चलिए आइए नीचे, ये रहा, व्हेन शेयर्स आर नॉट सोल्ड थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, सेल कंसिडरेशन कितना 4,80,000, जो कि आपका था 48,000, ये था ना सर 48,000 था ना, मतलब 10,000 इंटू 48, सॉरी यहाँ मेरी गलती होगी, 10,000 इंटू 48 है, जो कि है 10,000 गुणा 48, तो 48,000 भाग दिया 60, ये आ गया $8,000। दूसरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1,20,000 डिवाइड बाय 20, ये आ गया, तो $2,000 आपका आ गया कैपिटल गेन्स। 2,000 को सॉरी, यहाँ पर वन मिस्टेक, जब हम कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर एवरेज रेट नहीं लेते हैं, उस दिन में हम टेलीफोनिक ट्रांसफर बाइंग रेट लेते हैं। बाइंग रेट देखा, मैं यही चाहता था, आप कितने लोग मेरी गलती को पकड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रेट जो होगा वो सर 59 आएगा, तो ये आ गया 1,18,000।
अगर आप इसको नोट कर रहे हैं, देखो मैं चाहता हूं कि ये गलती आप यहाँ लिखें ताकि आप ये गलती ना करें, ये गलती जरूरी है, ठीक है ना। यहाँ पर 60 लिख के फिर इसको काट के फिर 59 करें। तो मैं आपके नोट्स में भी कर देता हूँ, आपके नोट्स में भी ये कर देता हूँ, आप इसी को रेफर करिएगा। यहाँ पर 60 को यहाँ 60 लिख के इसको आप काट दीजिए ताकि आपको पता लगे कि यहाँ 60 नहीं लेना, आपको 59 ही लेना है। तो ये गलती आप एग्जाम में नहीं करें, ठीक है। अब दूसरा केस, यहाँ पर हम रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू सोल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर वही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या आएगी, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या आएगी, हमने कितने में आपको बेचा है, 4,80,000 में। यहाँ पर क्या होगा, कन्वर्ट नहीं होगा पहले, यहाँ पर कन्वर्ट का केस नहीं होगा। तो 4,80,000 पे आ गई। दूसरा माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, क्योंकि क्या होगी, हमने ऊपर कॉन्सेप्ट पढ़ा है, लोअर ऑफ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, सॉरी 1 मिनट। तो ये होता है सबसे पहले, लोअर नहीं, पहले होता है हायर ऑफ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड यहाँ पर दूसरा क्या होगा, लोअर ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू एंड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। ठीक है सर, ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये कॉन्सेप्ट ये होगा कि आपको हायर लेना है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का, या फिर ठीक है हायर लेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का एंड इन दो अमाउंट का लोअर, जो कि है एफएमवी एंड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है, 4,80,000, और लोअर लेना है एफएमवी एंड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना था, 1 मिनट सॉरी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 4,80,000 नहीं है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपका 1,20,000, 1,20,000, और लोअर लेना है हमें 4,80,000 और 3,50,000। 4,80,000 तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आ गया और 3,50,000 आपका एफएमवी आ गया। कैसे सर, यहाँ दी गई है ये, यहाँ पर एक डेट की ये आईसीआई से गलती हुई है, 31 मार्च 2018 नहीं है, 31/1/2018 नहीं है, ये डेट होगी 30/3/2025, जिस दिन का हम सोल्ड कर रहे हैं। तो क्या होगी, 35 गुना 10,000, जो कि होगी आपकी 3,50,000, ठीक है। तो इन दोनों का लोअर जो कि आएगा 3,50,000, और इन दोनों का हायर, इन दोनों का हायर जो कि है 3,50,000। तो ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करेंगे तो आपका कितना आ गया, 4,80,000 माइनस 3,50,000, ये आ गया आपका 1,30,000। ठीक है सर, 1,30,000 आ गया, कैपिटल गेन आ गया। लेकिन सर एक चीज क्या थी, यहाँ पर आपने एग्जेम्पशन प्रोवाइड करी थी कितने की, 1,25,000 की। तो एक्चुअल आपका कैपिटल गेन कितना निकलेगा, 5,000 रुपीज। ठीक है, देख लेते हैं, ऐसे एक आंसर देख लेते हैं। लैपटॉप थोड़ा हैंग हो गया, एक सेकंड। ये देखिए सर, आई से एक आंसर, आई से एक आंसर भी यही बात बोलता है, सेल कंसिडरेशन कितने लेंगे, 4,80,000, लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो कि हायर होगा आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का, जो कि आपका 1,20,000, और लोअर होगा एफएमवी का एंड फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का, जैसे लोअर होगा 3,50,000, 4,80,000 का इतना, तो टोटल 3,50,000। कैपिटल गेन 1,30,000 आ गया, 1,30,000 आ गया सर। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना लेंगे, 1,25,000 आपका एग्जाम्प्ट होगा,
तो एक्चुअल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया आपका एक्सीडिंग 1,25,000 दैट इज 5,000 जो टैक्सेबल होगा एट द रेट 12.5% अंडर सेक्शन 112। ठीक है सर, मेरे को एक मिनट दीजिएगा, मैं इसको ऑफ करके ऑन करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा हैंग हो रहा है मेरा। वीडियो ऑफ कर, ठीक है सर, हमने पढ़ लिया है। अब अगला कॉन्सेप्ट आ रहा है रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स ऑफ ए इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी के रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स का अगला कॉन्सेप्ट हमारा आ रहा है। तो ये क्या बात करता है, एज ए मेजर टू इनेबल इंडियन कंपनीज टू रेज फंड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। इंडिया के बाहर से इंडियन कंपनी जब पैसा रेज करती है तो उसको मेजर करने के लिए द आरबीआई हैज परमिटेड देम टू इशू रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स आउटसाइड इंडिया। आरबीआई ने उनको परमिट किया है कि वो इंडिया के बाहर रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स को इश्यू कर सकते हैं। Accordingly, in case of a non-resident assessee, any gains arising on account of appreciation of rupee between the date of purchase and the date of redemption of rupee denominated bond। अगर एक नॉन रेजिडेंट रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड को परचेज करता है एंड जब उसको सेल करेगा तो उसमें अगर उसकी रेट में कुछ अप्रिसिएशन होता है, मतलब अगर उनको कुछ बेनिफिट मिलता है, हेल्ड बाय फॉर इन्वेस्टमेंट शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द कंप्यूटेशन ऑफ फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। क्या बोल रहा था, on account of appreciation of rupee between the date of purchase and date of redemption of rupee denominated bond of a Indian company held by him against foreign currency, अगर उसने held किया है अपनी foreign currency के against में, in which investment is made shall not be included in computation of full value of consideration। तो वो जो अमाउंट है आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। दिस वुड प्रोवाइड रिलीफ टू द नॉन रेजिडेंट इन्वेस्टर हु बियर्स द रिस्क ऑफ करेंसी फ्लक्चुएशन। मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर उनको एक रिस्क है कि उनकी करेंसी फ्लक्चुएशन हो सकती है, उनके रूपी का अमाउंट कभी इंक्रीज हो सकता है, कभी डिक्रीज हो सकता है। तो हम बोल रहे हैं आपका इंक्रीज और डिक्रीज होने में, अगर आपका इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है तो हम आपको उसमें नुकसान आपका नहीं होने देंगे, आपका फ्लक्चुएशन रिस्क को बचाएंगे। आप में उसमें क्या है, आपको उसको फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन के अंदर हम इंक्लूड नहीं करवाएंगे। ठीक है सर, तो इसको एक बार इरेज कर देते हैं, तो बढ़ते हैं हमारे अगले कॉन्सेप्ट में, जब तक आप इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। इस केस में क्या हो रहा है कि मान लीजिए एक नॉन रेजिडेंट है, उसने कोई रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड जो कि था मान लीजिए 1,00,000 रुपीज का, वो परचेज किया है। तो उस दिन का एक्सचेंज रेट जो चल रहा था मान लीजिए आपका 80 चल रहा था, ठीक है। लेकिन रिडेम्पशन के टाइम पे क्या हुआ, उसका जो रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड था उसकी वैल्यू रिडेम्पशन के टाइम पे होती है मान लीजिए 1,10,000 रुपए, ठीक है। वो रुपीज में कन्वर्ट करिए, ठीक है, 1,10,000 रुपए, और उसका एक्सचेंज रेट मान लीजिए हो चुका है 75 या फिर 85। तो अगर आप उसका एक्चुअल बेनिफिट निकालेंगे तो क्या निकलेगा, रिडेम्पशन आया उसका 1,10,000 गुना 75 करिए, 83,50,000 को 75 की जगह हम कर देते हैं 85, तो आया 93,50,000, और माइनस परचेज उसने कितने का किया था, 80 लाख का। तो उसका बेनिफिट इस केस में हो गया 2,50,000 का, और इस केस में हो गया 13,50,000 का। लेकिन एक्चुअल क्या होगा, रेट 75, रेट 80, नो रेट, रेट का इम्पैक्ट नहीं लेते हैं, तब क्या होगा, तब होगा यहाँ पर रिडम्पशन भी उसी रेट में लेंगे। मान लीजिए 1,00,000 गुना, सॉरी यहाँ पर परचेज, हाँ यहाँ पर तो 80 लाख ही आएगा क्योंकि आपका रेट था 80, हाँ सॉरी 80 में आपने परचेज किया है तो रेट आपका 80 लाख हो जाएगा, और रिडम्पशन में भी आपका वही रेट लगेगा 1,10,000 गुना 80, जो कि आपका होता है 88 लाख। तो ये आ गया आपका 8 लाख। तो सर अगर हम
एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन को कंसीडर नहीं करते हैं, तो उस केस में हमारा उसका एक्चुअल गेन जो होगा वो 8 लाख रुपीज का आएगा। ठीक है, सॉरी 8 लाख, 1 लाख डॉलर है क्या ये? हाँ सॉरी, 1 लाख डॉलर है, सॉरी यहाँ पर मान लीजिए 1 लाख डॉलर है, ये गलती हो रही है हमसे, 1 लाख डॉलर है। ठीक है, 1 लाख डॉलर है, तो 8 लाख रुपीज का आएगा एक्चुअल में। लेकिन अगर हम फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन को लेते हैं तो उसका रेट, आपको जो गेन है वो चेंज हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल फिगर है। तो वही कहना है कि हम एक्चुअल फिगर आपकी शो हो, आपको रिस्क ना हो फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन का। जब वो देख लीजिए ना, उसका 8 लाख से गेन उठ के सीधा 2.5 लाख पे गेन आ गया, तो वो तो ये चाहेगा नहीं उसका गेन कम हो जाए। तो इस चक्कर में ही उसको हमने एक फायदा प्रोवाइड किया। तो यहाँ पे इसको मैं डॉलर कर देता हूँ ताकि आपको, कैसा, ठीक है, पढ़ते हैं आगे। ये बोल रहा है असरटेनमेंट ऑफ कोस्ट इन स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस, सेक्शन 49। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं, उस केस में हम कोस्ट को क्या कंसीडर करेंगे। ठीक है, वो ये बात करता है। तो सर ये बात करता है कि कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं, ठीक है, उसमें क्या होगा, आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमको एक्वायर करनी पड़ेगी। तो ये सर्कमस्टांसेस हैं और ये आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो हम लेंगे वो है। ठीक है, तो क्या है, कॉस्ट टू प्रीवियस ओनर डीम्ड एज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ एसेट्स। जो आपका प्रीवियस ओनर था उसकी जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वही मान ली जाएगी आपकी भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इस केस में वेयर द कैपिटल एसेट्स बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द असेसी, जब कैपिटल एसेट्स जो है असेसी की प्रॉपर्टी बना है। इस केस में कुछ केसेस हैं जहां पर आपने वो उस कैपिटल एसेट्स को एक्वायर किया, मतलब एक होता है आपने पैसा दिया कैपिटल एसेट्स को एक्वायर कर लिया, लेकिन कुछ ऐसे केस हैं जो कि यहाँ पे स्पेसिफाइड किए गए हैं, जो कि मोस्टली वही होंगे जहां पर आपने कुछ भी पैसा देकर उसको एक्वायर नहीं किया है। क्योंकि अगर आपने पैसा देकर एक्वायर किया होता तो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वही हो जाती जिस पैसे में आपने उस एसेट्स को एक्वायर किया है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, आपने शायद उस केस में पैसा प्रोवाइड नहीं किया है, तो क्या होगा, प्रीवियस ओनर की जो कॉस्ट थी वही आपकी कॉस्ट यहाँ पर मान ली जाएगी। तो सर कौन कौन से सर्कमस्टांसेस है पहले वो देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर चार सर्कमस्टांसेस दिए गए हैं। ठीक है, चार सर्कमस्टांसेस दिए हैं जहां पर हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन प्रीवियस ओनर की मानेंगे। ठीक है, तो सर क्या क्या है, अंडर एनी ट्रांसफर रेफर्ड टू इन 47(6)(a) of shares held in an Indian company is a scheme of amalgamation by amalgamating foreign company to the amalgamating foreign company। क्या हो रहा है, कोई दो फॉरेन कंपनी जो हैं आपस में अमलगमेट हो रही हैं। ठीक है, और उसमें क्या हो रहा है, किसी इंडियन कंपनी के शेयर ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं सर, हम तो एग्जाम्पल से समझेंगे ना सर, बिना एग्जाम्पल को समझ आता है कभी हमें कोई चीज, नहीं आती। ठीक है, कंपनी ए है यूएसए की, और कंपनी बी भी है यूएसए की। ठीक है, और कंपनी जेड है इंडिया की। उस केस में क्या हो रहा है, होल्ड शेयर 51%, ये मान लीजिए 51% की होल्डिंग इसमें लेके रखती है, और इन दोनों कंपनी का आपस में हो गया अमलगमेट। तो क्या होगा, ये जो होल्डिंग है ये इस कंपनी को ट्रांसफर हो जाएगी। अब आपकी रिजल्टिंग कंपनी क्या है, कंपनी बी। कंपनी ए कंपनी बी के अंदर अमलगमेट हो चुकी है, रिजल्टिंग कंपनी कंपनी बी बन चुकी है। तो कंपनी ए के सारे एसेट्स एंड लायबिलिटी कंपनी बी के अंदर ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होते हैं एज ए प्रोसेस ऑफ अमलगमेशन। उस केस में क्या होगा, अगर कंपनी ए ने कंपनी जेड के अंदर 51% की होल्डिंग रखी हुई थी, तो वो सारी होल्डिंग कंपनी बी के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये ट्रांजेक्शन हो चुका है जिसमें पहले मालिक जो थे कंपनी जेड के वो कंपनी ए थी, लेकिन अब उसकी मालिक कौन हो चुकी है, कंपनी बी हो चुकी है। तो यहाँ पर एक केस है, उस केस में क्या होगा आपका, कि जो कोस्ट थी जो प्रीवियस ओनर को पड़ती थी प्रॉपर्टी की, वही अब कोस्ट हो जाएगी जो न्यू ओनर को हो जाएगी। जो कोस्ट कंपनी ए ने कोस्ट ऑफ एक्विजिशन था कंपनी जेड के अंदर, वो अब कंपनी बी का हो जाएगा। ठीक है, आगे
दूसरा, under any transfer of a capital assets being a share of a foreign company which derives directly or indirectly its value substantially from the shares of an Indian company held by the amalgamating foreign company to the amalgamated foreign company। अब क्या हो रहा है कि दोनों फॉरेन कंपनी है जो आपस में अमलगमेट हो रहा है, और उस केस में क्या हो रहा है, कोई ऐसी कंपनी जो है वो पूरी उठ के ट्रांसफर हो जा रही है जो कि अपनी वैल्यू ड्राइव करती थी कोई ऐसी कंपनी से जो कि किसी इंडिया के अंदर बैठी कंपनी थी। ठीक है, क्या बोल रहा है सर, समझते हैं इसको डिटेल में। ये बोल रहा है कंपनी ए है यूएसए की, ठीक है सर, आगे। ठीक है, और ये है कंपनी बी, ये भी यूएसए की है, और ये है कंपनी सी जो ऑल्सो यूएसए की है, और ये हमारी कंपनी जेड जो है ये है इंडिया की। अब क्या हो रहा है, कंपनी ए का खुद का कोई बिजनेस नहीं है, लेकिन उसका सारा बिजनेस कंपनी जेड का है। मान लीजिए आपकी 80% होल्डिंग है। जो कंपनी ए है वो अपनी सारी वैल्यू कंपनी जेड से ड्राइव करती है। कंपनी ए का खुद का कोई वजूद नहीं है, कंपनी जेड की ही एक मालिक कंपनी ए है, बस कंपनी ए यूएसए की है, कंपनी जेड इंडिया में है। ठीक है, और ये इसकी होल्डिंग है, ये इसकी होल्डिंग है। अब क्या हो रहा है, ये जो दोनों कंपनियां आपस में अमलगमेट हो चुकी हैं और रिजल्टिंग कंपनी बन चुकी है कंपनी सी। तो उस केस में क्या होगा, कंपनी ए ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगी इसको, तो ये कंपनी क्या होगी, ये भी ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगी, समझिए। लेकिन ओनली 80% होल्डिंग ट्रांसफर होगी, नोट है 100%। ठीक है, आगे आपको ट्रांजेक्शन समझ, ठीक है। अब by transfer of a capital assets being shares held in an Indian company by the demerged foreign company to a resulting foreign company। हमने कल भी ऐसे केस पढ़े थे जहां पर ये सेम केस हमने कल भी पढ़े थे। अब क्या हो गया, केस सी पढ़ रहे हैं। कंपनी ए है जिसकी सबसी है कंपनी जेड, ठीक है, 80% होल्डिंग मान लीजिए। अब इसका हो चुका है डीमर्जर, कंपनी ए एंड कंपनी बी, तो इसका कुछ पार्ट इसको ट्रांसफर हो जाएगा एज ए केस ऑफ डीमर्जर, तो वही केस है। और तीसरा, by transfer of capital assets being a shares in a foreign company which derives directly or indirectly its value substantially from a shares or a shares of Indian company held by the demerged foreign company to a resulting foreign company in the scheme of a demerger refer under section 47। तो सर वही है, डीकेस क्या है, कंपनी ए है यूएसए की जो कि होल्ड करती है कंपनी जेड को, इंडिया की को, मान लीजिए 80% वैल्यू से। और ये है सब्सिडी किसकी, कंपनी बी की जो कि ऑल्सो यूएसए की है। अब क्या हो गया, इसका डीमर्जर और एक रिजल्टिंग कंपनी बनी कंपनी सी। तो क्या होगा, ये इसको ट्रांसफर होएगी, तो ये क्या हो गया, ये भी ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगी। वही केस हो रहा है, तो ये भी ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगी। तो क्या बोल रहे हैं, अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालेंगे, कॉस्ट फॉर विच द प्रीवियस ओनर ऑफ अ प्रॉपर्टी एक्वायर्ड इट। कॉस्ट वही रहेगी जो प्रीवियस ओनर की कॉस्ट थी, लेकिन यहाँ पर कुछ कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी आएंगी। टू द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन द कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट टू द असेट्स इंकर्ड बाय द प्रीवियस ओनर और असेसी ऑन और आफ्टर 1/4/2001 मस्ट बी एडेड। अगर 1/4/2001 के बाद में कोई भी एडिशनल कॉस्ट अगर आपने इंकर की है तो भी उसके अंदर एड वो हो जाएगी।
ठीक है। ठीक है, पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या होगा? इट मे बी नोटेड दैट सेक्शन 2 सबसेक्शन 42A प्रोवाइड दैट इन ऑल सच केसेस, इन सभी केसेस के अंदर, फॉर डिटरमाइन द पीरियड फॉर विच द कैपिटल एसेट इज हेल्ड, पीरियड ऑफ होल्डिंग कैसे निकलेगी? बाय द ट्रांसफर कंपनी, द पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ द एसेट बाय द प्रीवियस ओनर शैल बी कंसीडर, पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ प्रीवियस ओनर एडेड। ठीक है, आपकी पीरियड ऑफ होल्डिंग के अंदर प्रीवियस ओनर की पीरियड ऑफ होल्डिंग भी एडेड हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तब बॉम्बे हाई कोर्ट इन सीआईटी वर्सेस मंजुला जेसा सिटीजन टैक्समैन 42 के तहत हेल्ड दैट द इंडेक्स cost of acquisition in case of gifted assets has to be computed with reference to the year in which the previous owner first held the asset and not the year in which the assessee become the owner of the assets। तो क्या हुआ था, एक बॉम्बे हाई कोर्ट का केस था सीआईटी वर्सेस मंजुला जैसा, उसमें क्या बोलते हैं कि जो बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन है वो प्रोवाइडेड होगा आपको फ्रॉम प्रीवियस ओनर एक्विजिशन डेट। जब प्रीवियस ओनर ने उसको एक्वायर किया था उस दिन से आज तक का आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, वो ये है कि अगर आपको प्लेन रीडिंग करते हैं तो आपको कॉस्ट ऑफ कहां गया, इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का बेनिफिट कब से मिलेगा? फर्स्ट हेल्ड बाय द एसएससी, एसएससी ने जब पहली बार उसको हेल्ड किया था वहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है सर, अब क्या है, ये है सेक्शन 49 सबसेक्शन 2A ट्रिपल बी। ये क्या बोलता है? शेयर्स एक्वायर्ड ऑन रिडम्पशन ऑफ ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स। अगर आपने कुछ शेयर्स को एक्वायर किया है रिडम्पशन करने पे ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट, अगर आपके पास पहले जीडीआर थे एंड अगर आपने उनको रिडीम करके कुछ शेयर्स एक्वायर कर लिया है तो उस केस में आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा? जो ऊपर पढ़ रहे थे हम वही चीज नीचे पढ़ते आ रहे हैं। तो केस है where the capital assets being the shares of a company is acquired by non-resident on redemption of GDR। मान लीजिए पहले आपने 1/4/2020 को GDR परचेज किए थे 1 लाख रुपए के, और आपने 1/4/2021 को क्या किया, कन्वर्ट कर दिए इनको शेयर्स में एट द रेट 1 लाख, मान लीजिए वैल्यू 1 लाख ही आज भी, तो आपकी सॉरी 1 लाख मान लीजिए 2 लाख में आप उसकी वैल्यू 2 लाख हो चुकी थी एंड आपने उसको कन्वर्ट कर दिया है, तो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या निकलेगी? The cost of acquisition of a shares or share which be price of such shares or share prevailing on a date on the date of which request for such redemption was made। तो cost of acquisition आपकी क्या निकलेगी? 2 लाख ही निकलेगी। आपने जब इसको कन्वर्ट किया तो 2 लाख वैल्यू थी, 2 लाख को फिर शेयर्स में कन्वर्ट किया था तो 2 लाख से आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी। The cost of acquisition of the shares or shares would be price of such shares or shares prevailing on any of the recognized stock exchange on the date on which request for रिडम्पशन वाज मेड। जिस दिन आपने रिडम्पशन की रिक्वेस्ट दी थी उस दिन की आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ले ली जाएगी। सिलेक्ट कर देते हैं इसको। ठीक है, अब बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स की रेट क्या होगी। रेट ऑफ टैक्स ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स क्या होंगी? एक सेकंड, ये रहा short term capital gains arising on transfer of a listed equity shares, units of equity oriented mutual funds and unit of business trust। अगर आपने कोई भी listed equity shares बेचे हैं, units of equity oriented mutual funds बेचे हैं या फिर units बेचे हैं business trust की, if STT has been paid on such sale, और अगर आपने उसमें STT जो है वो पे करी थी at the time of sale के, तो अगर आपका ट्रांसफर हो रहा है बिफोर 23/7/2024 तो रेट होगा 15% और आफ्टर 23/7/2024 है तो रेट हो जाएगा 20%। मतलब पहले के टाइम पे इसका रेट 15% ही था, लेकिन आफ्टर अमेंडमेंट जो रेट है आपकी वो 20% अप्लीकेबल हो चुकी है। ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांजैक्शन अंडरटेकन इन फॉरेन करेंसी ऑन ए रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज लोकेटेड इंटरनेशनल आईएफएससी। अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका अराइज हुआ है जो कि फॉरेन करेंसी के ट्रांजैक्शन का था आईएफएससी के अंदर, ठीक है, तो उसका में कंसेशनल रेट होगा 15% और 20% इवन थ्रू एसटीटी इज नॉट पेड।
ठीक है, आपने एसटीटी पे करी हो या नहीं करी हो, यहाँ पर आपको टैक्स रेट हो जाएगा 15% और 20%। मतलब वही है, केवल एसटीटी का आपको फायदा मिलेगा यहाँ पर। अगर आप एसटीटी पे करते हैं तभी रेट था, लेकिन अगर आप आईएफएससी के अंदर है तो एसटीटी की आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है, वो अगर अदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है तो आपका नॉर्मल टैक्स रेट्स में अराइज हो जाएगा, जो कि आपको होता है डेट स्लैब रेट्स। ठीक है, तो सर बोलते हैं अगर आपने एसटीटी पे नहीं किया, इफ एसटीटी नॉट पेड, तो क्या होगा, स्लैब रेट। मैं यहाँ पर बहुत कंफ्यूज हुआ करता था जब मैं पढ़ता था कि सर यहाँ पर कौन सी रेट आएगी, तो यहाँ पर सर स्लैब रेट आएगी अगर एसटीटी पे नहीं करी जाती है। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर एसटीटी पे नहीं करी गई है तो कौन सी रेट होगी, स्लैब रेट। ठीक है, अब क्या है, रेट ऑफ टैक्स क्या होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, तो हम पहले से पढ़ चुके हैं, सेक्शन 112A मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अगर आपका एलटीसीजी एक्सीडिंग 1,25,000 है तो 10% बिफोर 23/24 और 12.5% आफ्टर 23/2024। एसटीटी जो है वो पेड होनी चाहिए ऑन एक्विजिशन लिस्टेड शेयर के केस में, और इक्विटी अंडर म्यूचुअल फंड एसटीटी पेड होनी चाहिए ऑन ट्रांसफर। यहाँ पर एक्विजिशन एंड ट्रांसफर बोथ आता है। क्या होता है, इक्विटी शेयर्स के अंदर एसटीडी पे होनी चाहिए परचेज एंड सेल दोनों के टाइम पे, लेकिन यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में एसटीडी पे होनी चाहिए ओनली सेल। ठीक है, अब वही है, आपको एग्जेम्पशन, ये वही बोल रहा है, आपको एग्जेम्पशन प्रोवाइड कर दी जाएगी 1,25,000 की। और अगर यही ट्रांजेक्शन अगर आईएफएससी के अंदर लोकेट होती है तब आपको टैक्सेबल होगा कंसेशनल रेट पे। ठीक है, लेकिन वही है, आपको बेनिफिट और एसटीटी इज नॉट पेड, आपको एसटीटी पे हो या ना हो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब सेक्शन 112A बात करता है लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स की रेट ऑफ टैक्स की बात करता है। इफ बिफोर 23/7/2024 है अनलिस्टेड सिक्योरिटीज के केस में तो 10% विदाउट इंडेक्सेशन एंड फ्लक्चुएशन। ठीक है, और अदर एसेट्स 20% विद इंडेक्सेशन। ठीक है, लिस्टेड सिक्योरिटीज है, ये हम रेट पहले भी ऊपर पढ़ चुके हैं, 10% विदाउट बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन, 20% बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन के साथ में, एंड अदर एसेट्स के केस में 20% इंडेक्सेशन के साथ में। ठीक है, और यही अगर ओनर आफ्टर 23/7/2024 है तो लैंड एंड बिल्डिंग है बिफोर 23/7/2024 तो 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन और 20% विद इंडेक्सेशन, और इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में, और अगर अदर एसएससी है तो 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। ठीक है, और लैंड एंड बिल्डिंग अगर अक्वायर किए गए आफ्टर 23/7/2024 तो 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन, और अदर एसेट्स हैं अदर देन 112A वो भी यहाँ कंसिडर हो रहे हैं, तो ये रेट हो गया। और अगर नॉन रेजिडेंट का केस है तो एलटीसीजी ऑन ट्रांसफर अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स ऑफ क्लोजली हेल्ड कंपनी टैक्सेबल 12.5% का रेट होगा विदाउट इंडेक्सेशन, और फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन भी नहीं मिलेंगे। मतलब जो यहाँ पर हम रेट पढ़ रहे हैं ना, ये केवल नॉन रेजिडेंट के लिए है, ये नहीं है, हम यहाँ पर नॉर्मल रेट्स पढ़ रहे हैं। अगर नॉन कॉर्पोरेट नॉन रेजिडेंट है और फॉरेन कंपनी है तो 10% का रेट हो गया, अदर एसएससी है 20% का रेट हो गया। तो ये आपको रेट्स आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, क्या बोल रहा है सर ये, इन केस ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112A एंड 112A और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्सेबल अंडर सेक्शन 111A shall be reduced by the unexhausted basic exemption limit and the balance shall be subject to tax। कि क्या होगा, अगर कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल है और एचयूएफ है तो उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो होगा और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो होगा वो पहले अनएग्जॉस्टेड जो उसकी लिमिट बचती है उसको एग्जॉस्ट आ जाएगा, उसके बाद जो बचेगा उसकी पे टैक्सेबल होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है सर, मान लीजिए कोई एक पर्सन है जो नॉर्मल हमारी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मान लीजिए आपको 2.5 लाख मिलती है जो नॉन टैक्सेबल होती है, ठीक है, स्लैब रेट के अकॉर्डिंग। तो क्या होगा, अगर आपकी जो नॉर्मल इनकम है वो आपकी 2,40,000 ही हो रही है सैलरी या बिजनेस के अकॉर्डिंग, ठीक है, किसी भी अदर हेड के अकॉर्डिंग, तो आपकी तो 10,000 जो है वो अनएग्जॉस्टेड पड़ा है।
और अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कुछ भी जो हुआ है वो मान लीजिए 20,000 हुआ है, तो क्या होगा, आपको एक्चुअल जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो कितना होगा, 20,000 माइनस 10,000 जो कि होगा 10,000, और यही टैक्स होगा एट द रेट स्पेशल रेट। ठीक है, बाकी तो आपकी बेसिक एग्जामिशन के अंदर कवर हो जाएगा, जो बच गया है वही आपका टैक्सेबल होगा एट ए स्पेसिफाइड रेट। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं, इन रिस्पेक्ट ऑफ बॉन्ड और डिबेंचर वेदर लिस्टेड और अनलिस्टेड ट्रांसफर रिपोर्ट 23/7/2024 द रिजल्टेंट कैपिटल गेन विल बी कंसीडर आइदर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बेस्ड ऑन अ होल्डिंग पीरियड द टैक्स अकॉर्डिंगली इफ अनलिस्टेड डिबेंचर्स और बॉन्ड्स आर ट्रांसफर्ड ऑन और आफ्टर 23/7/2024 द रिजल्टिंग कैपिटल गेन विल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ होल्डिंग पीरियड। ठीक है, इंडेक्सेशन बेनिफिट इन एनी केस नॉट बी अवेलेबल। तो सर ये क्या बोल रहा है, समझिए, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं बोल रहा, छोटी सी बात बोल रहा है। ये बोल रहा है अगर बॉन्ड्स और डिबेंचर है जो कि ट्रांसफर हुआ है बिफोर 23/7/2024 का, तो जो आपका कैपिटल गेन है वो की हो सकता है शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म हो, वो आपकी होल्डिंग पीरियड के अकॉर्डिंग टैक्स होगा अकॉर्डिंगली। ठीक है, 23/7/2024 से पहले का आपका शेयर बॉन्ड्स एंड डिबेंचर पे जो भी आपका कैपिटल गेन है वो लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, पीरियड ऑफ होल्डिंग निकालिए उसके अकॉर्डिंग कंसीडर कर लीजिए। लेकिन जो है इफ ट्रांसफर आफ्टर 23/7/24 है तो वो ऑलवेज भी ट्रीटेड है शॉर्ट टर्म, वो हमेशा शॉर्ट टर्म होगा और इंडेक्सेशन का बेनिफिट जो है वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, छोटी सी बात है, ज्यादा बड़ी बात नहीं, इजी सी बात है। नो डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है, चैप्टर 6 है कि आपको कोई भी डिडक्शन अवेलेबल नहीं करी जाएगी। कोई एक चैप्टर कैन बी क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ सच लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, कोई भी आपको डिडक्शन अवेलेबल नहीं करी जाएगी। और जो आपको रिबेट है डायरेक्ट सेक्शन अंडर सेक्शन 87A वो भी आपको अवेलेबल नहीं करी जाएगी। ठीक है, इन केस द एसएससी पेज टैक्स अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, अगर एसएससी पे कर रहा है डिफॉल्ट पुरानी टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग, देन एक्सचेंज सरचार्ज ऑफ 25% वुड नॉट बी लेविड ऑन डिविडेंड इनकम, तो डिविडेंड इनकम के ऊपर 25% का सरचार्ज नहीं लगेगा। इन केस द एसएससी एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, अगर जो एसएससी है वो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम मतलब न्यू टैक्स रेजिम से बाहर आने की बात कर रहा है अंडर सेक्शन 115AC, exchange surcharge of enhanced surcharge of 25% section would not be levied or dividend income as TGC on under section 112 and TGC on। तो क्या बोल रहा है सर, ये बोल रहा है कि अगर एसएससी जो है वो ऑप्शन जो आपका है शिफ्ट आउट हो जाता है अगर आपकी डिफॉल्ट टैक्स रिजीम जो कि आपके सेक्शन 115 BAC से है, तो जो एक्सचेंज सरचार्ज है 25% का या 37% का वो उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा इन फॉलोइंग इनकम के ऊपर। ठीक है सर, अब क्या है, स्पेशल प्रोविजंस प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन अंडर चैप्टर 12A, कुछ स्पेशल प्रोविजन है जो कि प्रिस्क्राइब्ड है चैप्टर 12A के अकॉर्डिंग। वो क्या है, चैप्टर 12A contains 7 sections by 115C, 115B, 115E, 115F, 115G, 115H and 115I. The provisions of chapters are applicable to a non-resident Indian who derives investment income from a foreign exchange assets or long-term capital gains in respect thereof. जो ये कुछ सेक्शंस हैं जो नॉन रेजिडेंट पे एप्लीकेबल हो जाएंगे, वो क्या है, वो अगर आपके कोर्स में आगे आएंगे तो हम पढ़ लेंगे, अगर नहीं आएंगे तो नहीं पढ़ेंगे। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो आप पढ़ सकते हैं, जो कि वैसे तो इजी है, मेरे को पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, क्या बोलते हैं, कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज क्या होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज विच इज फॉर द टाइम बीइंग ट्रीटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज कन्वर्टेड फॉरेन एक्सचेंज फॉर द पर्पस ऑफ फॉरेन पेमा रूल्स अकॉर्डिंग, पेमा रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी फॉरेन एक्सचेंज है वो आरबीआई कन्वर्टेड मानता है तो कन्वर्टेड है। फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स क्या होते हैं, एनी स्पेसिफाइड एसेट विच द एसएससी हैज एक्वायर्ड और परचेज विद इन और सब्सक्राइब टू इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज, कोई भी आपने कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू कोई भी स्पेसिफाइड एसेट्स अगर एसएससी ने एक्वायर किए हैं तो फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स होते हैं। इन्वेस्टमेंट इनकम क्या होती है, एनी इनकम ड्राइव फ्रॉम ए फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स, कोई भी अगर फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स से अगर आपने कोई भी इनकम ड्राइव की है तो आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम हो जाएंगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स क्या होंगे, इनकम चार्जेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन्स रिलेटिंग टू ए कैपिटल एसेट्स बीइंग अ फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स विच इज नॉट ए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, कोई भी अगर आपका फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स था उससे अगर आपने कोई भी कैपिटल गेन अगर कमाया है और जो आपका फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स था वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स नहीं है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हो जाएंगे। ठीक है, नॉन रेजिडेंट इंडियन क्या होगा, एन इंडिविजुअल बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई भी इंडिविजुअल जो कि इंडिया का सिटीजन है और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, या हो सकता है वो इंडियन ओरिजिन का पर्सन हो, मतलब वो इंडिया का सिटीजन नहीं है लेकिन उसके दादा या परदादा अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए थे, हु इज नॉट अ रेजिडेंट और वो इंडिया के रेजिडेंट नहीं है,
अ पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी इंडियन ओरिजिन इफ और ही आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वाज बोर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया। वो उसके पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स अगर अनडिवाइडेड इंडिया में बोर्न हुए हैं तो वो पर्सन विद इंडियन ओरिजिन कहलाता है। स्पेसिफाइड एसेट्स क्या है? एनी ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स नेमली शेयर्स इन अ इंडियन कंपनी, डिबेंचर इशूड बाय अ इंडियन कंपनी व्हिच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, डिपॉजिट्स इन अ इंडियन कंपनी व्हिच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, एनी सिक्योरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, एनी अदर एसेट्स व्हिच द सेंट्रल गवर्नमेंट मे नोटिफाई। कोई भी अदर एसेट्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करता है। ठीक है। स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू टैक्सेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इनकम एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑफ ए नॉन रेजिडेंट्स। कुछ स्पेशल प्रोविजन है जो कि हम देखेंगे। सर आज की क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है सर, तो आज की क्लास यहीं पर वाइंड अप करते हैं और जो मैंने आपको पढ़ाया है आप इसको एक बार रिवाइज कीजिएगा तो आपको डेफिनेटली समझ आएगा। तो अगर आपको मेरी क्लास कैसी लग रही है तो प्लीज़ मेरे को बताइएगा कमेंट करके एंड लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा मेरी क्लास को। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज फ्रेंड्स, बाय बाय।